प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के प्री बोर्ड वाले प्रश्न के भाग 2 को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खंड बा सेक्शन बी। ठीक है, इस वाले जो हमारे सेक्शन बी है इसको हल करेंगे, क्योंकि हमने सेक्शन ए वाला हल कर दिया पहले ही। ठीक है, तो ये जो पेपर रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, इसका कोड 822 BAJ। ठीक है, तो पहले वाले भाग का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी बेटा आप अच्छे से देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक है, और आप इस वाले को देख लेना। इसमें जो सभी प्रश्न हमारे रहेंगे, कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कोई 6 नंबर का। ठीक है, सभी प्रश्न इस प्रकार रहेंगे और सभी प्रश्नों को बाई क्रम हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको 70 में से 70 नंबर पूरे मिले। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसे 20 नंबर पहले बता दिए, उनको अच्छे से देख लेना। अब आता 50 नंबर की बारी। ठीक है, तो यहाँ पर 50 नंबर के जितने प्रश्न होंगे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पहले प्रश्न में सभी खंड कीजिए। ठीक है, आप पेपर मिला लेना अगर कहीं से देख के। हालांकि यही पेपर लिखा हुआ है, सभी खंड कीजिए। तो देखो, सभी में हम सभी प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, है ना। अन्यथा यहाँ पर देखो मैं कैसे हल करूंगा, यहाँ पर आप जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए। जो भी यहाँ पर लिखूं मैं ऐसे ही आपको लिख कर आना है, पूरे पूरे नंबर बेटा आपको मिलेंगे। देखो कभी भी अपरिमेय के लिए कहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे √3 है, √2 है, वो सब मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, √3 है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, इसका आप उल्टा समझें। क्या? परिमेय संख्या है। कैसे? यहां पर समझो बेटा जल्दी जल्दी। माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखो जितनी बार प्रश्न मैंने कराए हैं वो सभी प्रश्न प्री बोर्ड में भी आ रहे हैं, है ना, और बोर्ड एग्जाम में भी पक्के आएंगे, इस बात की मैं गारंटी करता हूं। ठीक है, 100% की, है ना। जैसे देखो ये मैंने बना रखा है, तो देखो यहाँ भी आ गया, और इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को बेटा देख लेना, सभी वीडियो को। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, यहां लिखना है √3 बराबर P/Q। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, चूंकि P व Q का HCF है मासा एक होगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं है। समझ गए? आगे बेटे हम क्या करेंगे इसके, कि √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा क्या, √3Q बराबर में P। ध्यान दो, इधर हमने एक लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3Q हो गया और P एकम P हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में, दोनों ओर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। तो बेटे यहां पर देखो, वर्ग जब करेंगे तो लिख देंगे यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों भैया इसको लिख दो दोबारा, √3Q का वर्ग बराबर में P का वर्ग। अच्छा, इनका बेटा वर्ग करना क्या आएगा, ध्यान से समझना। वर्ग से वर्ग कट जाता है, तो क्या आएगा, 3Q², और यहां पे क्या हो जाएगा, P का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1। इसलिए P² 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बेटे, आगे जैसे मैं बता रहा हूं आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। लिखेंगे अब P बराबर 3R, ये हमने कुछ भी मान लिया, हमने कुछ भी इसके बराबर में मान लिया, आप A मानो B मानो, कोई परेशानी नहीं है। लिख देंगे यहां भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। और देखो बेटे यहां पर लिख देंगे, फिर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का वर्ग
और बराबर 3r का वर्ग। ठीक है, साइड से इसको बता देते हैं यहां पर, थोड़ा दिख रहा है ना आपको, ये देख कर लेते हैं इधर। जब वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर, इधर कर लेते हैं ऐसे करके, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, बराबर में क्या रहेगा, 3 तिया 9 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम क्या, P का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटे, तो समीकरण 2 में हम काय का मान रखेंगे, P का। ध्यान देना बेटा, यहां पर देखो P स्क्वायर का मान क्या है, ये रहा 3Q स्क्वायर, है ना है या नहीं है ना, तो यहां लिख देंगे, यहां पर इसके स्थान पर 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। ठीक है, आगे समझते हैं कि Q स्क्वायर को जैसे का वैसा रहने दो, 9R स्क्वायर ये रहा, और फिर बट्टी में ले लेंगे 3, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, समझे, Q स्क्वायर कॉमा 3 से विभाज्य है। और थोड़ा सा यहां पे लिख देंगे क्या, तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बेटा, यहां जगह नहीं है, थोड़ा एक पेज में अलग से ले लेता हूं, है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे, अतः यहां से यहीं का है। ठीक, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझे, अब यहां पर √2 भी आ जाए ना, तब भी आप ऐसे ही इसको हल कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटे तरीके से बताया है, चाहो तो इसको बहुत बड़े तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो जल्दी जल्दी करना है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो यही है हमारे लिए ट्रिक। तो ठीक है बेटे, तो अब हल करते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए यहां पर लिख के बता देता हूं। ठीक है, देखो बेटा, यहां पर बी वाले क्वेश्चन माने दूसरे प्रश्न को, पहले भाग के दूसरे भाग को देखिए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। भैया मुझे ऐसा लग रहा है प्रश्नावली 2.2 से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, और मैंने कई बार बताया कि प्रश्नावली इंपोर्टेंट है, ये आएगी। ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर लिख देंगे यदि, पहले तो हल ही लिख दो, यदि, तो देखो बेटे यहां पर यदि लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये सवाल लिखो। अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये नाराज है सुबह सुबह, ये है कह रहा बड़ी बड़ी वीडियो है, जल्दी जल्दी करो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3। ठीक है, अब शून्यांक को ज्ञात करो, जब शून्यांक कभी ज्ञात करने हो तुरंत बराबर 0 लगा दो। ठीक है, एक्स बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा भाई, प्लस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ का वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अंडर रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको एक बार तो जोड़ में लिख देंगे और एक बार लिख देंगे माइनस में। ठीक है बेटा, लेकिन हमें तो संबंध माने गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो देखो ये जो है पहला, ये हो जाएगा हमारा एल्फा, इससे सरल तरीका नहीं, और मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। ठीक है, √3, और ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, ये एल्फा ये बीटा। अब देखो जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। तो जांच में हमें क्या करना है, जांच में करना है शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस के b/a। अब जब b/a क्या है, चलो एल्फा और बीटा तो आपको यहां दिख गया, लेकिन b/a क्या है, अगर इन दोनों पहले समझो, इन दोनों का मान एक सा आ जाए, समझो सवाल बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, जांच होती है, तो b/a क्या है, देखो यहां पर हम तुलना कर लेते हैं, ये
यहां पर हम तुलना कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, इस समय ये ए है और ए का मान क्या है यहाँ पर 1, कुछ नहीं तो 1। और देखो ये अगर यहाँ पर होता एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस के कुछ भी होता 3 6 जो जो भी यहाँ भी मान होते, यहाँ भी मान होते, यहाँ भी तो है ही है, तो ये होता ए बी सी, ठीक है, ये तुलना होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माने ए तो है और यहाँ पे सी है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, तो बी का मान हम क्या मानेंगे, शून्य। क्या मानेंगे, बी बराबर 0, और सी बराबर का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -3। क्या दिया हुआ, -3, ठीक है बेटा। अच्छा, और समझिए कि अब यहां पर हम सीधे सीधे मान क्या लिखेंगे, अब समझ जाएंगे आप। क्या लिखेंगे कि यहां पर एल्फा का मान हमारा बेटा कितना है, √3, √3 है ना, और प्लस बीटा का मान क्या, -√3, -√3 बराबर माइनस हमारा ये रहा, ठीक है, माइनस हमारा ये रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, अच्छा यहां पर हो गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो अब देखो बी का मान हमारा क्या आया था, 0, और ए का मान बेटा हमारा 1 है, तो देखो माइनस प्लस के दोनों कट गए, कितना आया, 0, और यहां पर देखो 1 का भाग इधर लाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो इसलिए हमारा यहां तक तो सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे क्या, गुणनफल। क्या करेंगे, गुणनफल। तो प्यारे बच्चों गुणनफल में क्या होगा, यहां पर देखो एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, ठीक है। तो एल्फा का मान क्या हमारा, √3, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -√3, और सी का मान देखो यहां पे क्या निकला था बताओ, सी का मान है हमारा -3, ठीक है, सी का मान है -3, और ए का मान क्या है, 1, ठीक है। तो यहां बेटा ध्यान दो, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो हमारा 3 आएगा, काय का, माइनस का, और 1 का भाग 3 आए तो 1 3 3 काय के माइनस के, देखो यहां भी मान बराबर आया है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई परेशानी, 101% गारंटी देता हूं नहीं हो सकती, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा चलते इसके अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस के सेक ए बट्टे में सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस के कॉस ए, ठीक है। हमें इसको सिद्ध करके, इसको दोनों के सिद्ध होंगे, इसमें ध्यान रखना दोनों के आंसर एक आएंगे, ठीक है, इधर इसका अलग आएगा और इसका भी अलग आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे, पहले समझ लो, समझोगे तो अच्छे समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। एक ही उत्तर रहेंगे, कहने का मतलब इनके दोनों के एक ही उत्तर रहेंगे। कैसे, कि पहले प्रश्न को ले लेते, लिख देते LHS, ठीक है, क्या जी, कि 1 प्लस के सेक ए और बट्टे में सेक ए, ठीक है। एक काम करते हैं कि इन दोनों को एक बार तो इसके साथ लिख लेते हैं, एक बार इसके साथ लिख लेते हैं, जैसे कि बेटा बहुत सरल तरीके से बता रहे हो यार, 2 नंबर का प्रश्न, अच्छे समझ लो, ये मत कहना कि यार सर समझ में ना आया। एक बार तो लेंगे इसको इसके साथ सेक ए, और एक बार लेंगे इसको इसके साथ, इससे सरल तरीका नहीं है, सेक ए, दोनों को काट दो, कितनी बार काटा, सेक एकम सेक, तो देखना 1/सेक किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कॉस के, किसके होता है, कॉस के, है ना, कॉस ए, प्लस में कितना आया, 1, ठीक है। अच्छा ऐसे यहां पर देख लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। RHS को साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस के कॉस ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए का भैया फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर मैंने थोड़ा इसलिए इसको हटा दिया, आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखना कि साइन स्क्वायर ए, देखो ये बेटा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा है जहां ए है तो ए लिख देंगे, दोबारा ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या हमारा 1 माइनस के कॉस ए, है ना। अब ध्यान से समझो, ये जो त्रिकोणमितीय इसमें फॉर्मूला में फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पर 1 लगा दूं, अगर मैं यहां पर 1 के ऊपर 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, भैया 1 एकम 1 ही रहेगा, लेकिन मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, क्या यहां पर मैं लगा दूं ए स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस के कॉस ए, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा कौन सा, कि ए
स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी को और एक बार घटा देंगे। तो यहां पर हम इन दोनों को एक बार तो जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे? 1 माइनस के या 1 प्लस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए, बट्टे में क्या है 1 माइनस के कॉस ए, दोनों कट गए। कटे या नहीं कटे? कट गए। क्या बचा? 1 प्लस के कॉस ए। अगर आप इसकी तरह इसको लिखना चाहें तो लिख दो, कोई बात नहीं है भाई, चीज तो एक सी है। या फिर इसको इधर लिख दो, जो आपका मन करे इसको लिख दो, एक इधर लिख दो, कॉस को इधर लिख दो। भाई प्लस का ही तो है, ये थोड़ी हम कॉमन ले रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे कैसे LHS बराबर RHS, हमने क्या करा? सिद्ध कर दिया। बता बेटा समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपको पढ़ाने में और बहुत मजा आ रहा भाई मेरे लिए। तो कोई डाउट हो प्यारे बच्चों मुझे बताना, ठीक है। उसकी वीडियो में अलग से ही डाल दूंगा, कोई भी प्रश्न में आपको परेशानी आती है, ठीक है। वैसे आएगी नहीं, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। देखो बेटा यहाँ पर डी वाले क्वेश्चन को लिखा हुआ निम्नलिखित सारणी का मध्य बिंदु मतलब मध्य ज्ञात कीजिए, है ना, माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे बेटा इसको हल करेंगे? देखो सबसे पहले तो इसी बात को समझ लो, इस तरह की आपको सारणी मिलेगी, ठीक है, टेबल मिलेगी इस तरह की, जिसमें लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं भैया? 2 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहाँ भी आया है और बोर्ड एग्जाम में भी पक्का आएगा, ठीक है। कैसे बेटा हल करेंगे समझो। तो यहाँ पर ये दी हुई है ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये दे देना कोई बात नहीं है, बारंबारता भी दे रही कोई बात नहीं है। देखो इसकी बनाएंगे एक अलग टेबल, ये बन गई थी यहाँ पर, ठीक है, पहले से बना रखी है, समय खराब ना हो। तो देखो ये वर्ग अंतराल है, ठीक है, ये बारंबारता है, ये मैंने एफ से दर्शा दिया इसके लिए, ठीक है। अब एक्स और एफ एक्स क्या है इसको समझो। ये वर्ग अंतराल है ना, इसका हमेशा आधा करते हैं, आधा। आधा कैसे? कि 10 के आधे कितने होंगे? 5, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ो, 10 और 20 कितने हो गए? 30, 30 के आधे कितने हो गए? 15। ऐसे 30 और 20 50, 50 के आधे कितने हो गए? 25, ठीक है। ऐसे ही 30 और 40 70, 70 के आधे कितने हो गए? 35, ठीक है। 50 और 40 90, 90 के आधे कितने हो गए? 45। वैसे हर एक में 10-10 बढ़ते जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां समझ लो, समझाने के लिए बैठा हूं मैं। और देखो 50 60 कितने? 110 कितने होंगे? 55, ठीक है। अब आता है एफ एक्स की बारी। क्या आती है? एफ एक्स की बारी। तो भैया इन दोनों की करेंगे गुणा, इन दोनों की एफ एक्स की, है ना, इंटू लगाकर कि 7 पंजे 35, 15 पंजे 75, 25 अट्ठे 200, 35 की 13 में गुणा करेंगे तो 455, और 45 दूनी 90 माने 900, ठीक है। 55 की 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35 के 5, हाथ से लगे 3, 7 में 35 3 38, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे, इस वाली लाइन को जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा 2050। और बेटा हमेशा इसको याद रखना, बारंबार तो भी जोड़ते हैं ना, तो ये आएगी हमारी कितनी? 60। अब हमें माध्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कैसे इसको हल करें, अलग पेज हल कराता हूं बेटा मैं। यहां देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर कर देते हैं इसको हल। तो देखो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, माध्य लिखना चाहो तो x बार लिख देना, बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब क्या देखना, कितना आया था? 2050 आया था, और एफ हमारा कितना आया था? 60। तो इसके स्थानों पर हम लिख देते हैं क्या, कि यहां पर हम लिख दें एफ एक्स जो है 2050, और कितना आया? 60। 60 का भाग डालना देते हुए 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 205 बट्टे में 6 का भाग लगा देंगे, जो जाएगा हमारा कितना? 34.16। तो हमारा जो माध्य आएगा 34.16 बार आएगा। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। अच्छा अगले प्रश्न को चलते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटा यहाँ पर ई वाले प्रश्न को समझेंगे। लिखा हुआ है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है के 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 घन पहले से बना रखे हैं, जिससे समय आपका बच जाए, ठीक है। कितने? 2 घन है, ध्यान रखना 2 घन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम घन की भुजा देख लेते हैं क्या होती है।
मतलब इससे पहले हम लिखेंगे क्या, घन का आयतन, जब भी तो निकालेंगे भुजा, लिख देंगे घन का आयतन होता है ए का क्यूब, है ना। तो यहां पर घन का आयतन देखो कितना दिया हुआ, 1331 ए का क्यूब। आप सभी को तो पता होगा 1331 किसका होता है, 11 की घात 3 का घन। माने वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, वो सॉरी क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आएगा, ए। माने एक जो इसका खाना है वो कितना रहेगा, भुजा, मतलब एक भुजा कितनी, 11 रहेगी। जैसे मान के चलो ये 11 है, तो भैया ये तो दो घन है, दो सटा के रखे हैं, तो 11 इसकी रहेगी रहेगी तो ये पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बराबर हुई कितनी, 11 प्लस के 11 कितनी हो जाएगी, 22। कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई इसकी कितनी रहेगी भैया, चौड़ाई तो आप सभी, जब एक भुजा 11 है तो सभी भुजा 11 11 की होंगी, तो कितनी होगी, वो भी 11 ही रहेगी, है। और चौड़ाई और लंबाई कितनी है, लंबाई भी हमारी 11 ही रहेगी, ठीक है बेटा। तो इसको ऐसे दर्शा देंगे। अब करेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आता है, दो कोष्टक में एल बी प्लस के बी एच और प्लस के एच एल, इनके आधार पे इसके मानों को लिख देते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों देखो कैसे लिखेंगे, दो ये रहे, एल का मान क्या है 22, बी का मान क्या है हमारा 11 है ना, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बी का मान क्या है 11 और एच का मान भी 11 है, प्लस एच का मान 11 और बी का मान, एल का मान कितना हमारा 22। दोबारा समझो, जिसके मान है उसके हिसाब से मैंने इसके मानों को कर दिया प्यारे बच्चों हल। तो यहां पर हम करेंगे हल इसको, दो ये रहे, 22 की इधर गुणा करो, 11 की आएंगे हमारे 242, 11 की 11 में करेंगे 121 रहेगा, और ये फिर इसी का भाग है तो 242 से रहेगा, ठीक है, और बराबर 2, ठीक है बेटा। और इसको हम अंदर ही अंदर जोड़ लेते हैं, 2 3 और 2 5, 4 और 2 6, 6 और 4 10 की 0 वहां से लगा 1, 2 3 और 3 6, सही करा गलत करा है, देख लो एक बार, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी कर देते हैं गुणा, तो 2 की इधर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, ना जाए 0, 10 के 10 ही आएंगे, 2 छिक्के 12 स्क्वायर, और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अगले एफ क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा यहाँ पर एफ वाले क्वेश्चन को, यदि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 तथा माइनस के 3,4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, प्रश्नावली 7.1 से लिया गया प्रश्न है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा, समझ लो, कह दिया तो कह दिया, आएगा तो आएगा प्रश्न, ठीक है। अच्छा इसको बेटा हल करते हैं कैसे, एक काम करते हैं, इसको बता दे समदूरस्थ कैसे, इसके संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। एक रेखा लेंगे सबसे पहले, ठीक है, और ए बी, और इसको बीच वाले भाग में दे देंगे पी, जो बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 3,6, दूसरा बिंदु क्या है हमारा माइनस के 3,4, और जो बीच वाला बिंदु क्या है हमारा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो जब समदूरस्थ के लिए बात आ जाए और संबंध ज्ञात करने कह दें, तो ये याद रखना ए पी बराबर बीपी, माने ए और पी को लेंगे एक बार, और एक बार लेंगे बी और पी को एक बार, ठीक है। कैसे बेटा हल करेंगे, ए और पी को लिखेंगे यहां पर, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, ऊपर कर दूं अब तो ना, इसके आधार पर समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, दोनों बिंदु को लेते हैं, ए वाले को जो रहेगा 3,6 और पी वाले को एक्स कॉमा वाई, इसी प्रकार बी वाले बिंदु को ले लेते हैं माइनस के 3,4 और पी के लिए एक्स कॉमा वाई, इनके नाम दे देते हैं, है ना, अलग पेन से दे दूं जिससे समझ में तो भी आ जाएगा बच्चों को, है, नहीं तो कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर जी। x1 y1 x2 y2 और x1 y1 और x2 और y2, ठीक है। अब देखो हल कैसे करेंगे, याद रखना, बीच की दूरी द्वारा इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। बीच की दूरी क्या होती है, होती है जी x2 माइनस के x1 का वर्ग
और y2 माइनस के y1 का वर्ग। इसी प्रकार यहां पर ले लेंगे एक बार इसको, क्या लेंगे, थोड़ा सही कर दूं, टेढ़ा हो गया, x2 माइनस के x1 का वर्ग और y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है, अब बेटे देखो, एक काम करो, लग यार इसको खत्म कर दो वर्ग से वर्ग, क्योंकि दोनों ओर हैं, इसलिए इसको करो कैंसिल। ठीक है, सीधे सीधे समझते हैं। x2 का मान क्या हमारा, इधर देखना, इधर मत भाग जाना, इधर देखना, x2 का मान क्या हमारा x, x1 का मान क्या है 3 का वर्ग, प्लस y2 का मान क्या हमारा y, y1 का मान क्या हमारा 6 का वर्ग। यहां पर आ जाओ जी, x2 का मान क्या हमारा x, माइनस x1 का मान क्या है, x1 माइनस से 3 है, ध्यान रखना, माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस y2 का मान क्या है y, माइनस y1 का मान क्या है 4 का वर्ग। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब देखना, ना तो जुड़ सकता ना घट सकता, ना ये जुड़ सकता घट सकता। हाँ, एक चीज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे समझना, होता हमारा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, फॉर्मूला है ये, प्लस ऐसे इसको मान लेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर का चिन्ह आगे, यहां पे इसको भी हल करेंगे ऐसे ही, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के में प्लस के 2ab प्लस का चिन्ह, y का है हमारा वाई स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर रहूं, आगे नहीं आ रहा, और यहां लिख देते हैं माइनस के 2ab। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9 कर दो, 2 तिया 6x कर दो भैया, माइनस के प्लस के वाई स्क्वायर ये रहे, प्लस के 6 छिंग 36 हो जाएंगे, समझते चलना, माइनस के 6 दूनी 12y बराबर, इधर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ये, ठीक है, क्यों मत समझ लेना। इसके बाद में प्लस के 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 तिया 9 6 मत कर देना, प्लस के 3 दूनी 6x यहां पर हो जाएंगे, प्लस के वाई स्क्वायर है ऊपर, 4 चौक 16 हो जाएंगे, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 4 दूनी 8y हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं जी, कर लें एक साथ हल, चलो कोई बात नहीं, पहले ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर ले लेते हैं क्या प्लस के वाई स्क्वायर, फिर ले लेते हैं माइनस के 6x, फिर ले लेते हैं माइनस के कितने 12y, और 36 और 9 कितने हो गए, प्लस के 9 6 15 45। ठीक है, बराबर ऐसे इधर कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर को ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं प्लस के 6x को, फिर ले लेते हैं माइनस के 8y को। ठीक है, और 16 और 9 कितने हो गए, प्लस के 25, भैया गलत ना हो जाइए ठीक है, वो दोबारा देखना पड़ जाए। अब आगे चलते हैं जी, इसके आगे ही चलते हैं कि सबको इधर ले लो, है ना, इधर ले लेते बाद में देखी जाएगी। तो सबसे पहले इधर क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, माने इधर साइड को जो कहते हो लिख देते हैं, वाई स्क्वायर है माइनस के 6x माइनस के 12y, है ना, प्लस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45। और जब इसको इधर लेके आएंगे तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, जब प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी इधर ही आ रहा है, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो बेटा हो जाएगा प्लस के वाई, और ये हो जाएंगे माइनस के 25। जब ये सब इधर आगे बराबर से इधर, तो इधर क्या रह गया, कुछ नहीं। ठीक है, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर दोनों कट गए। ठीक है, अच्छा जी, माइनस के 6x और माइनस के 6x बेटे हो गए हमारे माइनस के 12x। ठीक है, अब प्लस के 8y और माइनस के 12y, भैया माइनस के 12 में से प्लस के आएंगे तो माइनस के ही बचेंगे, कितने 4y बचेंगे। बहुत बढ़िया जी, 45 में से 20 को घटा दो, 25 को, सॉरी 45 में से 25 घटाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 20 बराबर 0। अब एक काम करो, इसको प्लस को बना दो, यहाँ पर यही हमारा उत्तर है, प्लस के बना देते हैं, इसको धर ले आते हैं, काय का हो जाएंगे, चलो दूसरे पेज को ले लेता हूँ। ठीक है, इस पर आसानी से अच्छा लगेगा। देखो बेटा यहाँ पर समझो इसको कैसे, तो बेटे यहाँ पर समझेंगे क्या कि यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं चलो इधर भेज देता हूँ, इससे मुझे अच्छा भी लगेगा, है ना, आपकी समझ में आ जाएगा। तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 12x हो जाएंगे, प्लस के 4y हो जाएंगे इधर आने पर, और माइनस के हो जाएंगे कितने 20। जब इधर ये सब आए तो इधर क्या बचा 0, 0 को यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लूँ पहले तो मैं, देखो जी अब समझ में आएगा अच्छे से।
कि वैसे तो ये आंसर है, आप अगर कॉमन लेना चाहें ले लो। देखो 4 का भाग सब में जा रहा है, कितना आएगा? 4 को बाहर ले लेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 3x प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 4 का भाग 0 में लगाना 0। एक्स और वाई में भैया यही हमारा संबंध हो गया, यही हमारा क्या है? आंसर है। समझे ना समझे? देखो यहाँ पर क्या पूछा था, एक्स और वाई के संबंध, बीच के संबंध बताओ, ये हमने बता दिया। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, कितना बड़ा है। ठीक है अच्छा जी, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्यारे बच्चों, अब हो गए शुरू हमारे कौन से क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 प्रश्न है, उनमें से हमें क्या करना है? 5 खंडों को हल करना है। तो मैं उन प्रश्नों को बताऊंगा, ठीक है, जो जल्दी जल्दी आपके समझ में भी आ जाए और वीडियो में खत्म भी हो जाए। ठीक है, उनको नहीं बताऊंगा जिसमें आपका समय भी खराब हो। ठीक है, तो बिल्कुल बेकार है वो चीज, है ना। जो आए उनको भी देखो, और ऐसे प्रश्न बताने जाऊंगा, कोशिश करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न आप देखना, बस खाली संख्या चेंज हो जाएगी, हर बार आया होगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, चलो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए 5 प्रश्नों को हल करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला है भाग हमारा ए, लिखा हुआ है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना पहली विषम संख्या, ठीक है, पहली विषम संख्या 2 लेंगे। ठीक है, एक्स, दूसरी विषम धनात्मक लिखना चाहो लिख देना, संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा कैसे इसको हल करेंगे। देखो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहता है ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। भैया एक ये रही संख्या हमारी, दूसरी x प्लस के 2, ठीक है, इनके वर्गों का योगफल 290 हो। समझे? ऐसे इसको हल करना। देखो जी आगे समझो कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी हमने सवाल हल किया था। क्या रहेगा जी? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, ठीक है, बराबर में 290। अब बेटा सरल करेंगे, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x बराबर 290। ठीक है, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में ले लेंगे 4x प्लस के 4, ये रहे संख्या को इधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 290। आगे देखिए कि 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों, प्लस का रहेगा हमारा 4x, इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 286 बराबर 0। 100 में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 को मैं ले लूं कॉमन माने बाहर, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौकाट 2 तिया 6, 143 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे 2 का भाग इधर लगा दें, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143, और 2 का भाग इधर लाना, 2 0 0 हो जाएगा। 143 फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमारे पास कितने आ जाएं? 2 आ जाएं। तो यहां पर देख लें, यहां पर देख लें किससे कटेगा ये? 143, 11 से देखो, 11 एकम 11, कितने बचे? 3, 11 तिया 33, 13 एकम 13 में से 11 जाएंगे तो 2 बचेंगे। सबसे बढ़िया तरीका, चलो बढ़िया है, समय खराब ना हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस की लेंगे 13x और माइनस के लेंगे 11x, और माइनस के 143 हमारे ये रहे। ठीक है, ओए होए ओए होए, गड़बड़ हो गई, सॉरी। ठीक है, ये कोष्टक में है, ये कोष्टक में बेटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में x कॉमन है, क्या बचा? x प्लस के 13 बचेंगे, और यहाँ जो 11 भाग इसमें जा रहा है, जैसे अभी लगाया था 11 का भाग, तो 11 कॉमन, x माइनस और माइनस प्लस कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब हम क्या करें, दोनों एक से हैं तो ले लेंगे, x प्लस के 13 कॉमन हो गया, क्या बचा? x माइनस के 11। सभी वीडियो बना रखी है मैंने, समझे, प्रश्नों की, और वही प्रश्न देख लो प्री बोर्ड में आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं, आगे करेंगे। इसके अगले वाले पेज की तरफ देख लेते हैं, अगला पेज खाली है या नहीं है। चलो नहीं है, एक पेज देखता हूं मैं, जरा 1 मिनट दो मुझे, मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इनको
एक्स प्लस 13 बराबर 0, एक्स माइनस के 11 बराबर 0 यहां पर लिख लेते हैं। एक्स प्लस के 13 बराबर 0 और एक्स माइनस के 11 बराबर 0, देख लो सही है बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे समझेंगे क्या कि एक्स बराबर इसको धर भेजेंगे तो माइनस के 13 हो जाएंगे और हो जाएगा एक्स बराबर प्लस के 11। तो देखो ये तो मान्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक है। ये मान्य है तो एक संख्या मान्य, हमारी एक विषम संख्या 13 11 आ गई, तो दूसरी संख्या मान्य क्या मानी थी, एक्स प्लस के 2 मानी थी, यही तो मानी थी एक्स प्लस के 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 2, तो एक्स के स्थान पर 11 प्लस के 2 बराबर कितनी हो जाएगी 13, यही हो गया आंसर। तो संख्या हमारी कौन कौन सी हुई, 11 और 13, एक क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याएं। तो बेटा हल कर दे इसके बी वाले भाग को। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो दूसरा भाग में लिखा हुआ है, दूसरा भाग मतलब बी में, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सब प्रश्न कराए हुए हैं मैंने, एक एक प्रश्न वहां पर देख लेना, सभी प्रश्न कराए हुए हैं, ठीक है। अच्छा फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे, कभी इस तरह का प्रश्न आ जाए 2 अंकों वाला, 2 अंकों वाला, तो देखो कैसे करेंगे बेटा हल, इसको लिख देंगे माना, ठीक है। यहां पर हल करेंगे, लिख देंगे इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या बराबर 10y प्लस के x। ध्यान रखना ये 3 भाग आपको लिखने हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसा आ गया जी, 10y प्लस के x कैसे आ गए, तो जैसे फॉर्मूला ना होता ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 कहां से आ गए, ठीक है, हालांकि वो सिद्ध करना पड़ेगा, तो ऐसे ही ये है, ठीक है। अच्छा यहां देखेंगे, और अगर हम इसके अंक पलट दें, चलो यहां पर भी लिख ही दूं, पटल ने लिख देता अभी गलती से, पलटने से बनी संख्या, संख्या अंक ना पूछ रहे, संख्या क्या होगी 10x प्लस के y, ठीक है। अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, कैसे जी, थोड़ा सा ऊपर कर दें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग, अंक कौन से, देखो अंक, अंक अंकों का योग माने जोड़ 9 है, समीकरण नंबर 1, कोई परेशानी नहीं है। तब तब इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दें, तब में दिख तो भी जाएगा, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनी है हमारी, इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस के y, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 संख्या के अंक पलटे हुए हैं 10y प्लस के x, सरल करेंगे अब इसको, ठीक है। कैसे, 9 धाम 90x और 9y, 2 धाम 20y 2x, 90x प्लस के 9y, इसको धर लेगा माइनस के 20y माइनस के 2x बराबर 0। 90 में से 2 गए तो कितने बचे, 88, और प्लस के यहाँ कितने बचेंगे, 20 में से आएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 11 बचेंगे, माइनस के 11y, दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 अट्ठे 88 है ना, x तो मैं लिखना भूल गया, माफी चाहता हूं भाई, और माइनस के 11 एकम 11 माने 11 बाहर आ गए, 11 का भाग इधर लगा दें, कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो आएगा हमारा 8x माइनस के y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 दिख रहा होगा आपको, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों के देखो y के मान कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहां पर हम करेंगे इसको अलग पेज पर। यहां देखो बेटा, यहां पर समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से मैंने दोनों समीकरण पास पास लिख लिया, ठीक है, समय खराब ना हो, ये दोनों कट गए, कैसे जोड़ने पर, तो 8x और 1x कितने हो गए, 9x, तो यहां कितने हो गए 9, तो x बराबर 9 बट्टे 9, 9 एकम 9, x बराबर कितना आएगा 1, ठीक है। अब इस x का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक में रख दो, x प्लस के वाई बराबर 9 और x का मान कितना आया, 1 प्लस के वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 ये रहा, इसको बेटा पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा 1, तो y का मान हमारा कितना आएगा 8, ठीक है। और अभीष्ट संख्या हमारी क्या थी उसको देख लेते हैं, तो यहां पर थी अभीष्ट संख्या 10y प्लस के x, तो 10y का मान 8 और x का मान कितना है 1, 10 अट्ठे 80 प्लस का 1 बराबर 81, यही हमारे क्या है आंसर है, ठीक है। यहां देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सी को, दी गई आकृति में ओ ए ओ बी बराबर है ओ सी के और ओ डी है, दिखाइए कि कोण ए कोण सी तथा कोण बी कोण बराबर है कोण डी के, ठीक है, मतलब कोण ए बराबर है कोण सी के तथा कोण बी बराबर है कोण डी के। देखो बहुत ही सरल सवाल है, अब 4 नंबर प्यार से मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लो, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। अच्छा इसके आगे लिख लेते हैं हम, तो यहां पे हम लिख देंगे त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज क्या आएगा सी ओ बी, सी ओ बी, ए ओ डी सी ओ बी, सी ओ बी में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ डी इंटू ओ डी, ठीक है, ठीक है जी। इसमें क्या करना है कि इसको इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो ओ ए बट्टे हो जाएगा ओ सी और इसको इसके साथ ले लेते हैं ओ बी बट्टे ओ डी कर लें, चलो ऐसा कर लो ओ डी बट्टे ओ सी, इनमें हम क्या है दिया है, लेकिन क्या दिया है कि कोण जो है ना ओ उभयनिष्ठ है, कैसा है ओ ओ ओ सब जगह कैसा है उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे कोण ओ बराबर कोण ओ उभयनिष्ठ है। आगे चलते हैं जी, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी, ठीक है, बाई सी। दोबारा समझो, अतः त्रिभुज ए ओ डी है ना समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के बाई साइड एंगल साइड से, ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज समरूप हैं इसलिए उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर है कोण सी के, और वैसे ही आपको दिख ही रहा है ना, और कोण बी बराबर है कोण डी के, लिख देंगे इति सिद्धम भैया, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बेटा ई वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक थैला में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं, यदि इस थैला में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद है, नीला है,
लाल है। ठीक है, तीनों कंडीशन दी हुई है, हमें बताना। तो देखो कैसे हल करेंगे, 4 नंबर प्रश्न बहुत ही सरल है। कैसे करेंगे, लिख देंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या 3 प्लस के 2 प्लस के 4 कितनी हो जाएंगी, 9। टोटल कितनी गेंद हो गई, 9। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, सफेद गेंद। देखते हैं सफेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी। लिख देंगे सफेद गेंद होने की प्रायिकता P बराबर, भाई P बराबर है, प्रायिकता हमारी क्या होगी, संभव घटना बट्टे में कुल घटना, संभव घटना बट्टे में कुल घटना। तो संभव घटना कितनी है हमारी, सफेद की 2 और कुल कितनी है 9, भाई यही तो आएगी। तो इसका तो यही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे में क्या कह रहा था, नीली गेंद होने की प्रायिकता P2 कर दें, P1 P2 है तो नीली गेंद कितनी हमारी 3 है ना, और कुल 9 आ जाएंगे, 3 अपने 3 3 9, तो कितना का 1/2। ठीक है, और तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता P3, लाल कितनी है भैया, 4/9। इसका भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हमने हल कर दिया। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, अभी तक तो 4 हो गए। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब बेटा इसका देखो एफमा सवाल। ठीक है, एफमा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी से माध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य का ज्ञात करने का तरीका वो मैं बताऊंगा, सबसे सरल तरीका क्या है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का आपके लिए प्रश्न मिलेगा, कौन से में, क्वेश्चन एफ में। ठीक है, तो इस तरह का जब प्रश्न मिलेगा तो हमें क्या करना है, इस तरह के प्रश्न की हमें माध्य का कैसे ज्ञात करनी है। देखो मैंने पहले से ही सारणी बना रखी है, आपको इस तरह की सारणी बनानी बेटा। ठीक है, क्या इस सारणी में क्या होगा, अंतराल होगा, बारंबारता होगा, और बेटा यहां होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये रहेगी। इसको किससे दर्शाते हैं, CF से। ठीक है, अब देखो कैसे बेटा इसको हल करेंगे। तो देखो वर्ग अंतराल में तो वर्ग अंतराल का मान रहेगा, और बारंबारता में बारंबारता का मान रहेगा। ठीक है, F है ये। ठीक है, क्या है, बारंबारता किससे दर्शाते हैं, F से। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर जोड़ेंगे, CF में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कि 7 के साथ ही रहेंगे। 7 और 4 बेटे कितने हो जाएंगे, 11, 11 2 कितने हो जाएंगे, 13, 13 2 बेटे कितने हो जाएंगे, 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18, और 18 और 2 बेटा कितने हो जाएंगे, 20। समझे, ऐसे करके जिग जैग में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हमारी कोई मिस्टेक हुई यहां हमें पता चल जाएगी, इसको जोड़ेंगे ना तो इतने ही बैठेंगे, कितने बैठेंगे, 20 ही बैठेंगे, है ना। समझे बेटे, कितने बैठेंगे, 20। ठीक है, तो अच्छा अब हमें करना है क्या, कि इनका माध्य का हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, माध्य का। तो देखो माध्य का बेटा कैसे निकालेंगे, सूत्र देखो इसका। इसके बाद में हमें करना है इसका आधा। ठीक है, कैसे, ये कुल पदों की संख्या है, तो देखो हमें क्या करना है, चाहे सम हो या विषम हो, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, n/2। तो n हमारी कितनी है, 20/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 10 संख्या आई है, ये 10 संख्या यहाँ पर संचयी बारंबारता में कहाँ पर मिलेगी, माने 1 से लेकर 7 तक गिनती होंगी, 1 से लेकर 11 तक गिनती होंगी, तो इसमें 10 गिनती आएगी, नहीं आएगी, आने के लिए तो इनमें भी आ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले किस में आएगी, 11 में। ठीक है, तो 11 में कितना मिलेगा, हमें 10 की संख्या मिलेगी ना, मिलेगी, मिलेगी ना। तो ये है, इसके जस्ट सामने अब हम जाएंगे। ठीक है, इसके जस्ट सामने जाएंगे, तो देखो ये होगा हमारा एफ। दूसरी पेन से लिख दूं मैं, सामने तो भी आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जो हमारे यहाँ पर आएगा है ना, उसी को समझना। अगर यहाँ पर होती विषम संख्या, क्या होती, विषम संख्या, तब हम उसमें 1 जोड़ देते, और बट्टी में जोड़कर 2 का लगाएंगे भाग। ठीक है, फिर भी इतना ही आएगा ना बेटा। तो फिलहाल देखिए क्या करेंगे, कि हम क्या करेंगे, ये हमारा F हो गया, इसके सामने जाएंगे, इसी लाइन में चलेंगे अभी। तो ये पहली संख्या हमारी क्या रहेगी, L, क्या रहेगी, L। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, बाद में लिख देंगे। L बराबर कितनी रहेगी, 10। ठीक है, और हमारे पास F बराबर, F का मान कितना है बेटा, 4। इसके ऊपर वाली संख्या रहेगी, वो रहेगी हमारी कितनी, CF, क्या रहेगी, CF रहेगी।
ठीक है। अच्छा, और एच सी एफ का मान हमारा कितना रहेगा 7, कितना रहेगा 7। और एच और रहेगी इसमें एच, एच कहते हैं इन दोनों का आधा। तो देखो कितना अंतर है 10 का, कितना अंतर है 10 का, तो 10 रहेंगे यहाँ पर। अब मैं इन संख्याओं को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इसी पर ही हल कर देंगे। क्या कि एल बराबर 10, एफ बराबर 4, सी एफ बराबर 7 और एच बराबर 10। ठीक है। अब हमें बेटे क्या ज्ञात करना है, माध्यिका में ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका x बराबर एल प्लस के एन बट्टे 2 माइनस के सी एफ। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट होगा बेटा, ठीक है, और बट्टे में 2, वो सॉरी एफ क्या रहेगा एफ, और गुणा एच। ठीक है, कितना है एफ, जो फॉर्मूला बेटा। ठीक है, तो इसी के आधार पर मानों को लिखेंगे क्या कि एल का मान कितना हमारा 10 और इसका मान हमारा कितना आया था निकलकर, एन बट्टी 2 का भाग आया था तो 10 ही आया था। ठीक है, 10। सी एफ का मान कितना हमारा 7 बट्टे एफ का मान बेटे कितना है 4 गुणा एच का मान कितना है 10। माने जिसके मान चाहिए थे मैंने उसके स्थान पर इसको लिख दिया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए क्या कि यहाँ पर 10 ही रहेंगे, प्लस 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बट्टे 4 गुणा 10। ठीक है बेटा, यहाँ पर हल कर लेते, जगह नहीं है तो देखना प्यारे बच्चे किससे कटेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 10 प्लस के 3 पंजे 15 बट्टे 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एक की गुणा करेंगे इधर तो सॉरी पहले एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम इधर गुणा करेंगे, कितना आएगा 10 दूनी 20 प्लस के 15 एकम 15, कितना हो गया 35 बट्टे 2। और इसका भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा 17, 17 दूनी 34 माने 17.5। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, कोई भी परेशानी हो मुझे बता देना, हालांकि होगी नहीं। ठीक है, अगर इसमें कोई परेशानी थोड़ा सा पीछे बैक करके दोबारा देख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हल करते हैं इसके अगले भाग को। अब देखो बेटा इसके तीसरे प्रश्न को क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये गिलास बना हुआ है, ठीक है, क्या है ये, मतलब जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही पेपर में लिखा हुआ ऐसे मैंने यहाँ पे छाप दिया है ना। और हाँ एक बात और है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने एक एक करके बता रखे हैं बेटा, सभी देखो सभी प्रश्न आए हुए हैं। मैं कहता हूँ ना बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रश्न आए हुए हैं, देख लेना नहीं तो आप, है ना। देखो ये भी आ गया, ठीक है ना। तो चलो हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे गिलास की ऊंचाई की। गिलास की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाएंगे एच से, 10 सेंटीमीटर। और हाँ देखो इसमें पाई का जो भी मान लगेगा वो 3.14 लगेगा, ध्यान रखना। अच्छा आगे चलते हैं कि देखो जी आंतरिक व्यास, व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये डी का मान है, डी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको कितने बार बताया ये पूरा क्या होता है व्यास। तो त्रिज्या कितनी होगी आधी होगी, माने 5/2 होगी, है 5/2 तो 2 का भाग लगाना, आधी कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। कोई परेशानी तो नहीं है, ये भी करके बताऊं, लो भैया यहाँ पे देख लो आप, R/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी त्रिज्या, ओ सॉरी D/2 कितनी हो जाएगी 5/2। ठीक है, आर का मान हो जाएगा हमारा ये, तो आर के स्थान में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और पाई का मान आप सभी को पता ही है, इसी से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेलन का आयतन हल करेंगे, बेलन का आयतन। तो यहां पे देखो बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, सबसे पहले बेलन का आयतन, धारिता कहते हैं आयतन को। ठीक है, तो जी आयतन होता क्या है πr² किसका बेलन का। तो देखो 3.14 तो पाई का मान हो गया, आर हमारी कितनी है 2.5 का वर्ग, और एच कितनी हमारी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 3.14 गुणा 2.5 गुणा 2.5
गुणा 10। ठीक है। अब आप सभी को इतना तो पता होगा ही कि भैया 3.14, 25 गुणा 25 में करेंगे तो 625 ना आएगा? आएगा नहीं आएगा? और दो, एक दो के बाद दशमलव, तो एक दो के बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 10। अब इसको यहाँ पे समझो कि 6.25 माने 6.25 की गुणा करेंगे 10 में, तो देखो 625 धाम कितने हो जाएंगे? 6 या 250, दो का दशमलव कितना हो जाएगा? 62.50, 62.50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, 62.50 की 3.1 में गुणा कर देना, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कर रखा है, जो आएगा आपका 196.25 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। ये क्या निकला? बेलन का आयतन निकल कर आ गया अभी। तो अब हम क्या करेंगे? अर्धगोले का आयतन निकालेंगे इसी प्रकार। ठीक, तो यहां पर हम करेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³ तो 2/3 गुणा 3.14, और आर का मान कितना था? 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5, माने त्रिज्या हमने इतनी बार लिख दी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इन सभी की कर लेते हैं गुणा। ठीक है। तो सभी की जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेटा कितना? सभी की एक साथ गुणा कर लेता हूं मैं। मैंने पहले से ही कर रखा है 98.125/3, और 3 का लगा देते हैं इधर भाग, जो आएगा हमारा कितना? 32.7 घन सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है। तो लेकिन अब हमें करना क्या है? हमें करना है वास्तविक धारिता। किसकी? गिलास की, माने वास्तविक गिलास की धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर ही देते हैं, ये इससे आप प्रश्न को देख लें, समझ जाओगे। लेकिन यहां पर मैं ले लेता हूं दूसरा पेज। ठीक है, ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता। अरे यार, लिखना तो मुझे वास्तविक गिलास की धारिता, चलो आप समझ जाना। ठीक है। और यहां लिख देंगे बेलन का आयतन में से अर्ध गोले का आयतन घटा देंगे तो वास्तविक निकल कर आ जाएगा। ठीक है। कैसे? कि बेलन का आयतन हमारा कितना आया था? बेलन का आयतन आया था 196.25, और ये कितना आया था हमारा? 32.7। इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ कितना? 163.55 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है। और यही बेटे हमारा क्या है? आंसर है। और अगर पूछे क्या कि गिलास का आवासीय धारिता क्या है, तो 196.25 ही कह देना। ठीक है। तो आप इसको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना, घर पे भी इसको कर लेना तैयार। ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर बेटे। यहाँ पर देखिए सीधे चौथा प्रश्न, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि तीसरे प्रश्न में दो भाग थे, है ना, अथवा करके। तो मैंने एक ही भाग हल किया है। ठीक है, समय खराब ना हो। तो जो जो बताता जा रहा हूँ वो अब मेरे हिसाब से भैया हल कर लें, और जो अगर किसी को कोई परेशानी है वो अपने आप दूसरे भाग को देख लेना। ठीक है। क्योंकि यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो आ रहा है पहले उतना ही हल कर लो। आपको भाई 50 में से 50 नंबर ही तो चाहिए, तो इसलिए उनको ही पढ़ते रहो जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। तो इसलिए अब यहां पर हम ध्यान देंगे चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है? यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भैया हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दो वर्गों की भुजाएं मान लेते हैं। समझे ना समझे? तो लिखेंगे कैसे? माना दो वर्गों की भुजाएं ए मीटर तथा बी मीटर हैं। ठीक है बेटे। लिखेंगे यहां पर पहले
वर्ग का परिमाप, ये तो आपको पता होगा परिमाप क्या होगा, 4a, क्या हो जाएगा 4a, और लिख देंगे दूसरे वर्ग, चलो ऐसे कर दो, परिमाप हो जाएगा 4b। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। प्रश्नानुसार तो भैया ये क्या कहता है, ये कह रहा था के परिमापों का योगफल, दो वर्गों के, ये दो वर्ग हैं कौन कौन से, 4a और 4b, इनके वर्गों का, इनके वर्ग हैं ये, वर्गों का योगफल कितना है, 68 है। कितने हैं, 68 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेंगे 4 कॉमन, समझना, जब 4 को कॉमन लेंगे तो 4 हमारा बाहर हो जाएगा ना, होगा, तो 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, a प्लस के b बराबर 68। ठीक है, 68, और 4 का भाग जब 68 में लाएंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, 28 हो गए, 4 सत्ते 28। ठीक है, कितना बचेगा हमारा, a प्लस के b बराबर 17, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं दूसरे की तरफ। उनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 157 है। तो यहां लिखेंगे क्या, तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग माने a का वर्ग है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल b का वर्ग है, पुनः प्रश्नानुसार आप चाहें तो पहली शर्त और दूसरी शर्त का भी उपयोग कर सकते हो। क्या लिखेंगे जी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो कह रहा था उनके क्षेत्रफलों के वर्गों, उनके क्षेत्रफल ही तो है, का योगफल कितना, 157 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, अब यहां पर थोड़ी सी बात पर ध्यान देना, मैंने कई बार बताया है फिर बता रहा हूं, कभी भी दूसरे समीकरण में वर्ग आ जाए या पहले में वर्ग आ जाए कोई बात नहीं है, जैसे वर्ग माने ये स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमेशा सिंगल वाले समीकरण में जैसे मैं करने जा रहा हूं कि a बराबर 17 और b के मान को हमेशा इधर भेज दो, b हो y हो हमेशा इधर भेज दो। ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे कर, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि a का मान आसानी से समीकरण नंबर 2 में रख तो भी देंगे। ठीक है, कैसे, यहां पर समझो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो बेटे यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 है हमारा ये, इसमें हम कैसे रखेंगे, चलो यहां लिख दूं, अब आएगा आपकी समझ में। देखो जी कि a का मान है 17 माइनस के b, यहां लिख देंगे 17 माइनस के b का वर्ग, समझ गए कि ना, बी स्क्वायर रहेगा बराबर में 157 के 157। ठीक है, अब इतने भाग को मैं करता हूं दूसरे पेज पर हल। यहां पर बेटे समझेंगे क्या बन गया, ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर बराबर में 157। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके सही कर लेते हैं, लगे हाथ, इसको कर देते हैं साइड में। अब समझिए क्या कि 17 में गुणा करेंगे 289 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर 17 दूनी 34 बी प्लस के बी स्क्वायर आगे हैं बराबर 157। ठीक है, अब एक बी और एक बी कितने हो गए, 2b स्क्वायर माइनस के 34b और प्लस के 289, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 157, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, सरल करेंगे जी, 2b स्क्वायर माइनस के 34b और 289 में से 157 को हटा तो प्लस की बचेंगे कितने, 9 में से 7 आएंगे तो 2 और 8 में से 5 आएंगे, कितने बचेंगे 3, 2 में से 1 गया 1,
9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए तो 3, और सही है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पर सब में देखो 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 को ले लेंगे बाहर कॉमन, क्या बचेगा, बी स्क्वायर 17 बार जाएगा, प्लस के 2 छिक्के बार है, 1 बचा, 2 छिक्के बार है 0, और 2 का भाग इधर लगा देना, खत्म कहानी इसकी भी। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 17 बी और प्लस के 66 बराबर 0। अब हमें एक काम करना है कि 66 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 17 आ जाए, 66 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 17 आ जाए। तो देखो 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66 भी हो गए, 11 छक्के हो गए, 17 भी हो गए। तो देखो लिखने का तरीका, बी स्क्वायर माइनस के कितने आएंगे यहाँ पर, 11 बी और माइनस के 6 बी प्लस के 66 बराबर 0। दोनों को ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, बी, 2 बी में से 1 बी बाहर आया, 1 बी बचा, माइनस का कितना बचा, 11, 6 कॉमन है, क्या बचा, बी, माइनस प्लस माइनस, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए बी माइनस के 11 कॉमन और बी माइनस के 6, ठीक है, बराबर 0। अब देखो बी माइनस के 11 बराबर 0, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, बी बराबर, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 11, और बेटे यहाँ पर माइनस के 6 बराबर 0, तो इधर भेजेंगे तो क्या का हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि इन दोनों में से, क्या तो 11 मान लो या 6 मान लो, इन दोनों में से कोई एक मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो मैं एक अभी मान प्राप्त हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला मान, ले लो कोई बात नहीं, लिख लेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास क्या था, एक बार देख लेते हैं, देखना यही तो था, a प्लस के बी बराबर 17, तो इसमें हम रखेंगे मान को, है ना, तो क्या रखेंगे जी, a प्लस के बी बराबर 17, समीकरण नंबर 1। तो देखो a ये रहा, b का मान कितना, 6 माना है ना, इसको अब ध्यान से उतार देना कि क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, तो a बराबर 17, इसको इधर भेजना, काय के हो जाएंगे माइनस के 6, तो यहाँ पर देखो a बराबर आ जाएगा 11, सही है। तो हमारा जो पहले वर्ग की भुजा है वो 11 मीटर है, और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी है, 6 मीटर, समझे ना, समझे। तो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख देना, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 11 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, 6 मीटर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, ठीक बेटे। अच्छा, हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को। और अब भी कोई डाउट हो पूरी प्रश्नावली में, माने पूरे पेपर में यहाँ तक, तो मुझे बता देना, ठीक है। और कै नंबर का प्रश्न है पता भी है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का। ठीक है, तो हल करेंगे अब दूसरे प्रश्न को। देखो बेटे यहाँ पर 5वें प्रश्न को लिखा हुआ है ना, अथवा वाला नहीं कराया, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए अब, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो चित्र बना लेते हैं, जिसने चित्र बना लिया समझ लो वो इस सवाल को हल कर लेगा। कैसे जी, ये बहुमंजिल है, छोटे से बनाऊंगा समझ लेना, ये बहुमंजिल है ये वाली, ठीक है। और बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन, शिखर से 6 मीटर ऊंचे, ये 6 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ठीक है, 6 मीटर ऊंचा भवन, इस शिखर से यहां पर देखने पर, ये देखो ये अवनमन कोण होते हैं ये वाले, ठीक है। यहां से यहां तक देखने पर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। शिखर से देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है, अवनमन कोण है। और 45 अंश का कोण बनता है, ये बन गया जी 45 अंश का कोण, ठीक है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम समझेंगे क्या चीज, ये 6 मीटर है
तो भैया ये ठीक बराबर का है, ये भी तो 6 मीटर ही होगा, है, दिख रहा है। और ये एक्स है, तो ये पूरी भुजा भी एक्स हुई, क्योंकि बेटा ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। ये क्या है, भवन, ये क्या है, भवन, और ये बहुमंजिल, बहुमंजिल, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, एच मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एच। तो देखो, इसको मानना आप ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखो जी कैसे, यहां पर लिखेंगे, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए बी, कितनी है, ए बी, है, अच्छा जी। और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई डी ई, डी ई, ये भवन है, ये क्या है, बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल यही तो है, इसकी ऊंचाई ये रही, ठीक है। तो ए और डी कब बराबर होंगे, ए बी और बी सी को जोड़ दिया जाएगा, ए डी, ए डी कब बराबर होंगे, जब ए बी और बी सी को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जब बराबर होंगे। तो देखो ध्यान रखो, ए डी बराबर ए बी का मान क्या है, एच, और बी सी का मान क्या है, 6, ठीक है। इसलिए बीई बराबर सी डी, है ना, ये दोनों बराबर हैं, बीई, बीई और सी डी, देखो ये दोनों बराबर हैं, है क्या ना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ई बी ए में, यहां पर ऐसा करो, ए बी सी में, ए बी, ओ ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा जी, ए बी बट्टे में बीई, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, लंब बट्टे आधार क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा थीटा कितना है, 30 अंश, ठीक है। तो यहां पर हम देखो, ए बी का मान क्या है, एच, और बी ई का मान क्या है, एक्स, और टेन 30 का मान बताओ कितना होता है, 1/√3। तो एक्स की इधर गुणा करेंगे, एक्स एकम एक्स, और एच की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा h√3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, क्या, अब हम इसको निकालेंगे, दिखना रहा, निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है, अब ये चलेगा, ये वाला हिस्सा कैसे चलेगा, लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में बेटा कैसे लिखेंगे, कि ए सी डी, भैया यहां पे ध्यान दो, ए सी डी, ए सी, ए सी डी, तो ए सी में क्या आ रहा है, बी बी तो आ रहा, तो ए बी प्लस के बी सी कर देंगे, सबसे बड़ी तरीका ये है। क्या लिखेंगे यहां पर, ए बी प्लस के बी सी, और बट्टे में डी सी बराबर 10/45, ठीक है। तो ए बी का मान बेटे कितना हमारे यहां पर, बताओ, ए बी का मान है हमारा एच, और बी सी का मान क्या है, 6, ठीक है, बट्टे में डी सी का मान क्या है, एक्स, बराबर 10/45 का मान कितना होता है, 1, 1 लगा देंगे नीचे, ठीक है। अच्छा जी, एक्स की इधर गुणा कर दो, और इसकी गुणा करेंगे इधर, तो एक्स एकम एक्स बराबर 1 की इधर गुणा करेंगे, एच प्लस के 6 के 6। तो यहाँ पे देखो एक्स का मान हमारा क्या था, एक्स का मान देखो आया था h√3, तो लिख देंगे यहाँ पर, ध्यान से समझना, यहाँ पर है एच, चलो √3h कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, और h प्लस के 6, एच एच वाले एक पास लिख लेंगे, कैसे जी, √3h, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा h बराबर 6, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में h कॉमन है, जब h बाहर आ जाएगा तो √3 ना बचेगा, और h एकम h बराबर 6,
ठीक है। अब ये भैया 6 नंबर का सवाल है तो थोड़ा और करना पड़ेगा। या इसका जो मान है एच का, इसको करेंगे बट्टी में, तो मैं दूसरे पेज पर यहाँ पे लिखूंगा क्या, बाद में सेट कर लेंगे इसको कि एच को यहीं पर रहने दो। 6 ये रे बट्टी में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1। एक बार चेक कर लेते हैं ये, ठीक है। इसके बट्टे 6 के बट्टे में क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका करना हर का परमीकरण। तो पहले मैं इसको सेट कर लूँ बेटा। देखो ये रहा, हर का परमीकरण करेंगे तभी आंसर आएगा। तो अंडर रूट 3 ऊपर और माइनस से तो बेटा यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है। चिन्ह विपरीत हो जाता है, ध्यान रखना हर का परमीकरण करते समय। एच बराबर 6 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1 बट्टे में अंडर रूट 3 माने एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माने a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। यहीं पर सरल कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। h बराबर 6 अंडर रूट 3 माइनस का 1, और यहाँ समझो अंडर रूट 3 का वर्ग है और माइनस में 1 का वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग कट गया, क्या बचा 3, और 1 एकम 1 कितना है, 3 में से 1 गए तो 2, ठीक है। और 2 का भाग इधर लगा दो, कितनी बार जाएगा, कोष्टक में रखना इसको, 2 तिया 6। एच बराबर कितना आएगा 3, कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस का 1, कह तो इसको उत्तर समझ लेना, ठीक है। और नहीं तो एक काम करना, एच बराबर 3 कोष्टक में 1.732, किसका मान, अंडर रूट 3 का मान, और एच बराबर 3 गुणा 1 में से 1 गया 0.732, माने घटा देना 1.732 में से 1 को, तो 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ओ 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 1 2 3 1 2 3, 2.196 मीटर ऊंचाई होगी उस चीज की, ठीक है, किसकी, बहुमंजिल की। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बेटा मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपने वीडियो देख ली, समझ लो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखने आए होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।